अब जैसा कि हम तरंगों को देखें तो दो प्रकार की तरंगे सामान्य दशा में, जिसको हम ऑब्जर्वेबल फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, वो फिजिक्स जो वर्तमान परिस्थितियों में काम करता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक ये पेन है और एक कागज का टुकड़ा है, दोनों को मैं छोड़ूं तो वो कौन पहले गिरेगा? पेन पहले गिरेगा, ठीक है ना। पर अगर ये नॉर्मल फिजिक्स है, ठीक है, वो फिजिक्स है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। पर फिजिक्स के यही नियम कुछ परिस्थितियों में बदल जाते हैं। अगर यहां पर वैक्यूम होगा, ठीक है, वायु नहीं होगी, ये वैक्यूम होगा, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर दोनों साथ में ही नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्स में सभी जगहों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं, ठीक है। इस बात को आइंस्टाइन ने बताया था। जैसे क्वांटम फिजिक्स में हमारे सामान्य फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते हैं। जिन जगहों पर दो चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, एक है पदार्थ का द्रव्यमान और दूसरा है पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और इनको प्रभावित करने वाला सूर्य प्रकाश की गति से चलने वाला ऑब्जेक्ट या प्रकाश की गति, ठीक है, ये चीजें फिजिक्स के सामान्य सिद्धांतों को बदल देती हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे जब आप अपनी इमेज मिरर में देखते हैं तो आप बेसिकली रियल इमेज नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है, वो कुछ समय पीछे की बनी हुई इमेज होती है, ठीक है, और हर क्षण आपकी नई इमेज उस पर क्रिएट होती जाती है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रकाश की गति से यहां पर संचालित करूं तो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने भी होगा, आपके सामने भी होगा, आपके सामने भी होगा और सबके सामने होगा। ओमनी प्रेजेंस हो जाएगा ये, इसकी उपस्थिति सभी जगहों पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो जो फिजिक्स के सामान्य सिद्धांत हैं वो यूनिवर्स में सभी जगहों पर समान रूप से लागू नहीं होते। उसी प्रकार से अगर यूनिवर्स में कुछ बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, भारी इन द सेंस जिनका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनका घनत्व और द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, उनका द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि अगर उसमें से हम एक स्पून के बराबर पदार्थ निकालें तो वो उतने ही भार का होगा जितना पूरी पृथ्वी का भार है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी द्रव्यमान को हम इतना संकुचित कर दें, ठीक है, कि उसके घनत्व को मापा ना जा सके, ऐसे में वो ऑब्जेक्ट बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंगे पैदा करेगा, ठीक है। अब इसके कुछ सामान्य और उदाहरण मैं देता हूं। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो वहां पे गुरुत्वीय प्रभाव ज्यादा होता है। हिमालयी क्षेत्रों में गुरुत्वीय प्रभाव ज्यादा होता है। हम पृथ्वी पर अगर भूमध्य रेखा पर खड़े हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर उसी वस्तु का भार और यहां पर उसी वस्तु के भार में परिवर्तन आता है, ठीक है, ऐसा गुरुत्वीय प्रभाव के कारण होता है। तो आइंस्टाइन ने बताया कि किसी भी पदार्थ का गुरुत्वीय प्रभाव उसके मास पर निर्भर करता है। अगर बहुत सघन मास की दो ऑब्जेक्ट आपस में मिल रहे होते हैं तो वो ये संपूर्ण स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसको तरंगित कर देंगे या उसको, ठीक है। तो यहां पर अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे जिनका घनत्व, ठीक है, असीमित है, तो वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देंगे, हिला देंगे। जैसे अगर पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर का घनत्व तो पानी की तुलना में काफी अधिक होता है और वो उसे डिस्टॉर्ट कर देता है, वो उसे हिला देगा। वहीं अगर हम उसमें पेपर, छोटा सा पेपर डालते हैं तो वो उसकी सतह पर जाकर के स्थिर हो जाएगा और डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। तो हमारे ब्रह्मांड में ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, अब ये किसका होता है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका घनत्व और द्रव्यमान बहुत अधिक होता है वो इस यूनिवर्स के स्पेस टाइम को हिला देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चौंका देने वाली बात बताता हूं, आगे चल करके ये हाइपोथेसिस सत्य भी होगा। हिग्स बोसॉन पार्टिकल की जब खोज हुई थी तो उस समय पीटर हिग्स का एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो डिस्टॉर्शन का परिणाम होती है। जैसे एक ये ग्रिड है, ठीक है, एक मान लीजिए ग्रिड है, या मान लीजिए एक कपड़ा ऐसे बिछा हुआ है, ठीक है। अगर हम उस पर कोई भारी ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक बर्तन है, इस पर हमने कपड़ा बांध दिया टाइट करके, और जब हम इस पर कोई भारी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर दब जाएगा। ठीक है, ये डिस्टरबेंस है, यही डिस्टॉर्शन है। जब इस तरीके का डिस्टॉर्शन होता है तभी यूनिवर्स अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं वो डिस्टरबेंस का परिणाम होता है। सूर्य ने ही वो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है जिससे एग्जिस्टेंस में हमारे आसपास का सौरमंडल, ठीक है, अब ये सभी ग्रह इसके इर्द गिर्द हैं और इस डिस्टरबेंस में ही घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जब ये डिस्टरबेंस समाप्त हो जाएगा और संतुलन की अवस्था आ जाएगी तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा सौरमंडल भी और इस तरीके के जितने भी सौरमंडल हैं वो एक ही पॉइंट पर वापस आकर के सिमट जाएंगे, जिसको बिग क्रंच कहते हैं। ठीक है, अब चौंका देने वाली बात यह है कि यही दर्शन जो है भारत के षड दर्शनों में सांख्य दर्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि जो प्रकृति एवं पुरुष का असंतुलन है उसका परिणाम होता है रचनाएं। जितनी भी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं यह प्रकृति एवं पुरुष के असंतुलन का परिणाम होती है, और जब संतुलन स्थापित हो जाता है तो सब कुछ सिंगुलैरिटी में चला जाता है, मतलब एकाकी हो जाता है। यही बात बिग बैंग में भी बोली गई है। अब आगे चल करके भारतीय दर्शन और शायद शोध का विषय बने तो ये चीजें हमें और दिखाई पड़ेंगी। ऐसे सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो यूनिवर्स इज कनेक्टेड एवरीवेयर। यूनिवर्स में होने वाली कोई एक घटना जो है वो संपूर्ण यूनिवर्स को प्रभावित करती है, और उस जो प्रभाव पैदा होगा उसका माध्यम होता है गुरुत्वीय तरंगे। ठीक है, ये प्रभावित करती हैं और वो फिजिक्स के सामान्य सिद्धांतों को बदल देती है। जैसे अगर प्रकाश सीधी गति से चल रहा है, प्रकाश हमेशा सीधी गति से चलेगा, पर यूनिवर्स में जहां पर बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, अभी इसको हम लिखेंगे भी क्या होता है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जहां पर होते हैं वहां पर प्रकाश सीधी गति से नहीं चल सकता है। ठीक है, जैसे इसी के तहत एक और सिद्धांत है ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट। ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट यह होता है कि किसी सरफेस पर संपूर्ण प्रकाश अवशोषित हो जाए। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट व्हाइट सरफेस जहां से संपूर्ण प्रकाश वापस लौट जाए। ऐसा कोई भी सरफेस हमारे अर्थ पर नहीं होता है, पर यूनिवर्स में ऐसे सरफेसेस होते हैं जहां पर संपूर्ण प्रकाश अवशोषित भी हो जाए या संपूर्ण प्रकाश रिफ्लेक्ट भी हो जाए, परावर्तित भी हो जाए। ठीक है, तो ब्रह्मांड में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर फिजिक्स के सामान्य सिद्धांत कार्य नहीं करते हैं और वहां से शक्तिशाली तरंगे जो पैदा होती है संपूर्ण यूनिवर्स को कनेक्ट करती है, जिससे स्पेस टाइम फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि जो संपूर्ण यूनिवर्स है ना वो एक ग्रिड है, जाल के जैसा है। जितना भारी ऑब्जेक्ट किसी जगह पर होगा उतना ही ग्रिड वो डिस्टॉर्टेड रहेगा, मतलब वो ग्रिड उतना ही वहां पर मुड़ा हुआ और दबा हुआ रहेगा, और जहां पर दो भारी ऑब्जेक्ट टकराते रहेंगे वहां पर वो ग्रिड डिस्टर्ब्ड रहेगा, वहां का यूनिवर्स जो स्पेस टाइम है वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो जब ये डिस्टर्ब होगा तो ये दो पॉइंट जो है वो समीप आ जाएंगे, तो जिनके बीच में ट्रैवलिंग करना, यहां से यहां जाना आसान होगा। इसी को कहते हैं वॉर्म होल। 1916 में पहली बार जो है वॉर्म होल के संबंध में बताया गया था।
ठीक है, तो सामान्य दशाओं में टाइम ट्रेवलिंग संभव नहीं है, पर जहां पर यूनिवर्स डिस्टॉर्टेड होता है, डिस्टर्ब्ड होता है, वहां पर टाइम ट्रेवल जो है वो संभव हो सकता है। ठीक है, और यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे वर्म होल्स बने हुए हैं विच इंश्योर्स द कनेक्टिविटी। तो ये सारी बातें जो है सापेक्षता के सिद्धांत में बताई गई। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करा देते हैं तो वो ओमनी प्रेजेंस हो जाता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।